हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को सॉल्यूशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है और जिनका नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी सॉल्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ से डिफर होती हैं। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? किसी सॉल्यूशन की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका डेंसिटी। लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी हैं, इसलिए इनको एक कुछ स्पेशल नाम दिया गया और वो नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या स्पेशल है नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ से, वही हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन वाइज क्या कहते हैं इसके लिए, हम कहते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन in which या which is depends on, या which are कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, which are depends on amount of solute, which are depend on amount of solute, not the nature of solute, not the nature of solute, are known as colligative properties, are known as colligative properties of the solution, are known as colligative properties of the solution। मीन्स सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो वो क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन फॉर्म किया जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर था और सॉल्यूट NaCl था, और NaCl कितना सॉल्यूट लिया था हमने, 1 मोल, और इस समय 1 मोल लिया था, और ये जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन थी ये कितनी थी, 1 m। इसी तरीके से हमने एक और सॉल्यूशन फॉर्म किया था जिसके अंदर सॉल्वेंट तो वाटर ही था, लेकिन सॉल्यूट इस बार हमने क्या डाला, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितने मोल डिजॉल्व करा है, 1 मोल, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही, 1 m। अब आपसे पूछा जाए कि क्या इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होंगी, यानी NaCl के लिक्विड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और KCl के एक्वस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी? तो वैसे नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ तो सेम नहीं होंगी क्योंकि मटेरियल ही डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट ही आएंगी। लेकिन हमने कहा कि ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। डेफिनेशन क्या कहती है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये KCl डाला गया है सॉल्यूट में या NaCl डाला गया है, ये तो नेचर हो गया। हमें तो अमाउंट देखना है, क्या सॉल्यूट का अमाउंट सिमिलर है। तो हमने देखा यहाँ 1 मोल सॉल्यूट डाला गया है और यहाँ भी 1 मोल सॉल्यूट डाला गया है। जब दोनों में का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर सेम है, तो इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। तो इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी, सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है। चलिए, इसी तरीके से एक थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और यहाँ आप बताना कि अब क्या होगा। अगर हमारे पास वाटर, यानी सॉल्वेंट तो अब भी वाटर है, और इस बार सॉल्यूट हमने यहाँ डाल दिया Na2SO4, ठीक है, और कितना डाला, 1 मोल। और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अब इन तीनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होंगी? तो आप क्या कहेंगे, हाँ सर बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि नेचर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो अमाउंट से मतलब है, और तीनों का अमाउंट सेम है। बच्चों, अमाउंट तीनों का सेम है वो बात ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अब आप खुद देखिए, ये तीनों क्या हैं, ये वो हैं आयनिक कंपाउंड जो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। जब ये 1 मोल सब्सटेंस इसके अंदर डिसॉल्व होगा तो ये कैसे बनाएगा, Na+ और Cl-। अब Na+ कितने आयंस होंगे, Na+ कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 1 मोल, तो Na+ आयंस कितने मिलेंगे, Na+ आयंस इसके अंदर कितने होंगे, 1 मोल, यानी 6.022 × 10⁻23 तो Na पॉजिटिव आयंस होंगे, और क्लोराइड आयंस कितने होंगे, ये भी 1 मोल मिलेंगे, तो 6.022 × 10⁻23 आयंस क्लोराइड आयंस मिलेंगे। यानी इन शॉर्ट 1 मोल NaCl डालने पर पानी के अंदर हमें कितने मोल मिलेंगे, टोटल मोल हमें मिल जाएंगे 12.044 × 10⁻23 मोल्स मिलेंगे हमें, किसके, 6.022 मोल्स सोडियम आयंस के और 6.022 मोल्स इतने। तो यहाँ पर तो इतने मोल्स डिसॉल्व हैं। अब अगर मैं KCl का देखूँ तो KCl 1 मोल है, इसी तरीके से K+ और Cl-,
ये कितना है 1 मोल, तो ये कितने आयंस देगा, कितने आयन होंगे इसके अंदर पानी के, इतने। Cl के कितने होंगे, Cl के भी इतने होंगे। और इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस होंगे, इतने आयंस Cl के और इतने आयंस पोटेशियम के। तो टोटल आयंस तो यहाँ भी 0.44 इंटू 10⁻23 हुए, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ दोनों का बराबर है। जब इन दोनों का बराबर है तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। अब इसकी बात करते हैं, ये है तो 1 मोल, लेकिन जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये ब्रेक कैसे होगा। आप देखिए Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा, कितने आयंस देगा, तो Na2SO4 2 Na+ आयंस देगा और एक सल्फेट आयंस देगा। तो जब 2 Na+ आयंस, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये 2 मोल तो देगा Na+ आयंस और 1 मोल देगा क्या, सल्फेट आयंस। और टोटल मोल्स कितने देगा पानी में जाके, 3 मोल्स। टोटल मोल्स कितने देगा, टोटल मोल्स देगा हमें ये 3 मोल्स। कौन कौन से, 2 मोल सोडियम आयंस और 1 मोल सल्फेट आयन पानी में डिसॉल्व होके। तो अब ये 3 मोल देगा, तो 3 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 8.066 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। और यहाँ अब ये टोटल नंबर ऑफ आयंस यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बराबर नहीं है। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इससे और इससे बिल्कुल डिफर होंगी और इन दोनों की सेम होंगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बराबर डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बराबर है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बराबर नहीं है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी। यहाँ 1 मोल डालने, जब डाला था सॉलिड फॉर्म में 1 मोल था, लेकिन वो जब आयन बनाए तो उसने 1 मोल पॉजिटिव आयंस और 1 मोल नेगेटिव आयंस। टोटल मोल्स कितने गए, बन गए पानी में, इतने। इसी तरीके से यहाँ 1 मोल था लेकिन पानी में 2 मोल मिल गए और टोटल मोल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, इतने। आयंस कितने हो गए, इतने। और दोनों में जब नंबर ऑफ आयंस यानी सॉल्यूट के आयंस का नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम। लेकिन जब ये बाहर था तो 1 मोल था, लेकिन जैसे ये लिक्विड के अंदर गया कितने मोल आयन प्रोड्यूस कर दिए इसने, 3 मोल। और 3 मोल आयन का जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नंबर ऑफ आयंस होंगे वो होंगे इतने। तो इसका मतलब सॉल्यूट इस बार सेम नहीं है और सॉल्यूट का अमाउंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो होप आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ आ गई होगी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। चलिए अब बारी आती है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमारे पास बेसिकली कितनी होती हैं। तो हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वी कैन फर्दर क्लासिफाइड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इनटू 4 कैटेगरीज। 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो सकती हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग अपनी लास्ट क्लास में कहाँ पर, तो अपनी लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टी हम राउल्स लॉ के सेकंड केस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मैंने आपको बताया था RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के नाम से भी बताया था। इसी तरीके दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स फाइनल तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ऑस्मोसिस से ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, इसलिए मैंने पूरा नाम लिख दिया ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और होप इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस हल्का सा रिव्यू लेना है। राउल्स लॉ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर हम 1 बाय 1 इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पास कौन सी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है ये हम कहाँ डिस्कस करा है, तो ये राउल्स लॉ का सेकंड केस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हमने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करा है। लेकिन चलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँ तो मैं इन वर्ड्स को बैक से लूँगा और आगे की ओर बढ़ूँगा और मैं यहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ पहुँच जाऊँगा। कैसे, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वेपर प्रेशर,
फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलिए आपको बैक से लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर वेपर प्रेशर। ये भी बात हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा आपको बताना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। चलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि अगर हमारे पास कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, वोलेटाइल सॉल्यूशन है, तो वो क्या होता है, वो वेपराइज होता है। और जब वो वोलेटाइल है तो वो वेपराइज होगा, और वेपराइज होने पर क्या होगा कि वेपराइज होने पर वो कंटेनर की वॉल से टकराएगा और एक नीचे को यहाँ से क्या होगा, वो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, इधर से तो ये वेपराइजेशन होगा और इधर से क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा तो लिक्विड की सरफेस पर यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रेशर वेपर प्रेशर की वजह से लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर exerted by the vapors of volatile liquid on the surface of liquid that is known as वेपर प्रेशर। यानी किसी लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर कब होता है, जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। किस के बीच में, तो किसके बीच में होता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक प्रेशर, लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप होने लगता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर सपोज करें ये प्योर सब्सटेंस था यानी वाटर था, तो इसका वेपर प्रेशर जो डेवलप हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्योर प्रेशर। और प्योर प्रेशर को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P0 से। जो यहाँ प्रेशर डेवलप हो रहा है वो कितना है, P0। तो ये तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, अब इस प्योर के अंदर अभी क्या था, अब आप देखिए, अभी जब ये प्योर सॉल्वेंट था, जब ये प्योर सब्सटेंस था, तो यहाँ पर सरफेस पर किसके पार्टिकल्स, केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट के, यानी सारे पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट के थे और सारे के सारे पार्टिकल्स ही वेपराइज हो रहे थे। लेकिन हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूट जो वोलेटाइल नेचर का ना हो, जो वेपराइज ना हो, डिजॉल्व तो हो लेकिन वेपराइज ना हो। तो क्या होगा, वो उसके अंदर डिजॉल्व होगा और डिजॉल्व होने पर सरफेस पर, अब सरफेस पर किसके पार्टिकल्स होंगे, तो अब सरफेस पर केवल प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ना होके क्या होंगे, सपोज करो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मैं ये दिखा रहा हूँ और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। तो अब सरफेस पर जितने पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे उतने ही पार्टिकल सॉल्यूट के भी होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है। जब हमने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिया है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। तो सरफेस पर ये हो गया। अब अगर सरफेस पर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। आप खुद सोचिए, नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं तो ये तो प्रेशर डेवलप करेंगे नहीं। अब ये प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो वोलेटाइल होंगे ही नहीं, ये नेचर में वोलेटाइल है ही नहीं। तो प्रेशर केवल किसकी वजह से आएगा, प्रेशर डेवलप होगा केवल वोलेटाइल पार्टिकल्स की वजह से। और अब वोलेटाइल पार्टिकल्स पहले के कंपैरिजन में क्या हो गए हैं, कम। तो जब वोलेटाइल पार्टिकल्स पहले के कंपैरिजन में कम हो गए हैं तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और ये वेपर प्रेशर किसका होगा, क्योंकि ना तो ये अब सॉल्वेंट रहा और ना ही ये सॉल्यूट रहा, तो ये क्या है, सॉल्यूशन। और सपोज करते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम P बोल देते हैं, ठीक है। टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, PA बोल देते हैं। चलिए PA बोल देते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PA बोल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके थे, सॉल्वेंट के। और जब सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के तो सारे क्या हो रहे थे, वेपर्स डेवलप कर रहे थे और उनकी वजह से यहाँ पर सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, वेपर प्रेशर। लेकिन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सरफेस पर पार्टिकल्स क्या हो गए, हाफ। और जब सरफेस पर पार्टिकल्स कम हो गए तो सॉल्वेंट का वेपर्स बनना भी कम हो जाएगा, और जब वेपर्स कम बनेंगी तो प्रेशर भी कम डेवलप होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम आएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, अगर मैं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PA0 बोल रहा हूँ और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PA बोल रहा हूँ, तो PA0 बड़ा होगा किससे? PA से, ठीक है। और जब कोई बड़ा होगा और मैं कहूँ कि कितना प्रेशर में कितना डिफरेंस आया, तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा? बड़ा वाला प्रेशर माइनस छोटा वाला प्रेशर। तो बड़ा प्रेशर कौन सा है? ज़्यादा प्रेशर तो क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर प्रेशर अभी देखा कि पार्टिकल्स कम हो गए हैं तो प्रेशर भी कम हो गया है। तो क्या होगा? चेंज इन प्रेशर कैसे आएगा? चेंज इन प्रेशर आएगा प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर में से अगर हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इसी को क्या बोलेंगे? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी ये जो आएगा ये क्या है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज करते हैं ये प्रेशर क्या था? ये 10 ATM का था, 10 ATM प्रेशर डेवलप कर रहा था प्योर सॉल्वेंट। तो सीधी सी बात है, अब 10 तो करेगा नहीं। सपोज करते हैं 8 ATM डेवलप कर रहा है प्रेशर, तो यहाँ क्या होगा? अगर मैं 10 - 8 करूँ तो ऑल ओवर 2, तो ये जो डेल पी की वैल्यू आई है 2, यानी प्रेशर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना लोअर चला गया? प्रेशर 2 ATM। तो इस तरीके से हुआ क्या? कंक्लूजन पर हम क्या निकले कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, विच इज ऑल्सो नोन एज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जिसको क्या बोला जाता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है। कि जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और इसी जितना कम होता है उस डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन समझाएं तो हम यहाँ से भी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? तो हम क्या दे सकते हैं इसके हिसाब से? हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर pressure of solution is known as lowering in vapor pressure। यानी अगर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोला जाता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये कब होता है? जब एक प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या डाल दिया जाता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। और उसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमने वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया। अब कंप्लीट डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे डिस्कस करते हैं वो करते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, आप देख लीजिए अगर आपको इसको देखना है तो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, होप सो आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो बात हमने कर ली। और अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम निकाल के क्या लाए थे? हम लाए थे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल के लाए थे PA0, यानी प्योर प्रेशर जो था सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये क्या था? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ तक हम निकाल के लाए थे। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। अब अगर हम इससे आगे की बात करें तो चलिए मैं यहाँ से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि डेल P इज इक्वल टू हम निकाल के लाए थे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब हमने राउल्स लॉ में पढ़ा है कि किसी सब्सटेंस का, यानी एक सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है? PA0 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। होता है या नहीं होता? तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ तो डेल P इज इक्वल टू हो जाएगा PA0 माइनस PA0 XA। अब PA0 माइनस PA हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से PA0 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA। और हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन, हम कहें ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, तो इनका सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस XA करूँ तो वो किसके बराबर आने वाला है? XB के। और ये XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या मैं
ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वाली यहाँ पुट नहीं कर सकता। तो जब मैं ये यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं यहीं छोड़ूं तो ये हो जाएगा डेल पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मींस जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, जब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से के रिलेशन में ले आते हैं, जब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में ले आते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्यों, क्योंकि प्रेशर में जो लोअरनेस आई है, जो लोअरिंग आई है, वो किसकी वजह से आई है थी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, सॉल्यूट के मिलाने से। इसलिए ये किसके बराबर होता है, किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप मिलाएंगे उतना ज़्यादा लोअरिंग इसमें आती जाएगी, और जितना ज़्यादा आप कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज़्यादा लोअरिंग कम आएगी, उतनी कम आएगी। तो ये टोटली क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेल पी को अभी हमने प्रूव किया था कैसे, पी नॉट पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी बोला जा सकता है। तो ये हमने राउल्स लॉ में के सेकंड लॉ में वैसे हम क्या प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर पी ए नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी ए क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन बी को हम क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से भी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, वेपर प्रेशर को अब मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब क्या होता है, जब किसी लिक्विड सरफेस पर क्या होता है, द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, विच इज़ एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी लिक्विड की, वोलेटाइल लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बाद हम लोगों ने देखा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब आता है कि जब हम एक प्योर सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, और उसी जितना भी कम होता है उसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में ले आते हैं, यानी उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। क्यों, क्योंकि सारा जो लोअरिंग आई है वो किसकी वजह से आई है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर आई है। तो इसलिए इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी, जिसको हम शॉर्टकट में RLVP भी बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इसको देख लीजिए और उसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख लीजिए आप इसको एक बार। होप आपने ये देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को कि ये इस प्रॉपर्टी क्या कहती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम कहेंगे द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो हम कह रहे हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ substance, vapor pressure of substance becomes equal, vapor pressure of substance becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, that is known as
known as boiling point of the solution. That is known as boiling point of that substance. Means definition क्या कहती है? definition कहती है कि boiling point वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट को समझाने के लिए मैं ग्राफिकल आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? तो एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आपके टेम्परेचर को, और इस वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को। ठीक है, अब हमें पता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कितना कंसीडर करते हैं? 1 atm। मीन्स जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए अब क्या करें, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैं कह रहा हूं कि ये जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर, सपोज करते हैं इस पॉइंट पर, ये वो है जब ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है। ये हमारा कौन सा है? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, यानी ये कहाँ है? ये 1 atm पर, ये लाइन 1 atm को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 1 atm को रिप्रेजेंट करिए। अब हमारे पास सपोज करते हैं कोई लिक्विड है, तो जब कोई लिक्विड है और वो रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पर भी, यानी रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ तो वेपर प्रेशर डेवलप कर रहा होगा। सपोज करते हैं यहाँ हम टेम्परेचर दिखा रहे हैं, तो ये 25 है, ये यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ 75 डिग्री है, और सपोज करते हैं यहाँ 100 डिग्री ये स्केल है हमारे पास। तो 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पर कोई तो कुछ तो वेपर प्रेशर होगा इसका, ये रहा वो कुछ वेपर प्रेशर, और ये रहा हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर। अब हमने क्या किया? हमने पढ़ा है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हमने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो जब हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ता आगे बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ पर, जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पर आकर, जहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को काटेगा, और हम जब इसको नीचे आकर टेम्परेचर वाली लाइन में मिलाएंगे, तो जो टेम्परेचर वाली लाइन में जहाँ पर आकर मिलाएंगे, यही क्या होगा? यही होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये ऑलमोस्ट कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैं बताया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने कंसीडर कर लिया कि वाई एक्सिस पर ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए लाइन खींच ली, ये 1 atm का प्रेशर है। अब हमारे पास अगर वो लिक्विड जो था, प्योर सब्सटेंस जो था, जिसका वेपर प्रेशर की हम बात करें, सपोज करें वाटर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पर उसका कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। तो सपोज करते हैं उसका वेपर प्रेशर इतना था और टेम्परेचर उसका कितना है? 25। हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो हम धीरे धीरे इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर को वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, और एक पोजीशन ऐसी आई जब इस लाइन ने इस 1 atm को काट दिया। जहाँ पर इस 1 atm को काट दिया, और जब हमने इस 1 atm को नीचे टेम्परेचर पर आकर मिलाया, तो ये वो टेम्परेचर है, ये इस लिक्विड का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और सपोज करते हैं पानी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसको TB0 बोल देते हैं, प्योर सॉल्वेंट, यानी ये वो क्या था? TB0। अब बारी आती है कि हमने क्या किया? इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। जैसे इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट सपोज करते हैं वाटर था, और इस वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया? कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, शुगर या सॉल्ट या कुछ भी मिला दिया। ठीक है, वो हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन बन गया, तो अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा? जैसे ही हमने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो क्या होगा? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो जो प्योर सॉल्वेंट था जिसको हम TB0 बोल रहे थे, उससे क्या होगा? ज़्यादा। क्यों?
अब खुद आप आपने इमेजिन कीजिए कि हमने क्या किया कि पहले जब ये यहाँ सरफेस पर किसके पार्टिकल्स थे, केवल सॉल्वेंट के, या हम कहेंगे पूरे सॉल्यूशन में किसके पूरे लिक्विड के अंदर किसके पार्टिकल्स थे, केवल और केवल सॉल्वेंट के। और जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो टेम्परेचर देने पर केवल कौन कंज्यूम कर रहा था टेम्परेचर, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट के पार्टिकल कंज्यूम करे तो कंज्यूम करते 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 जैसे टेम्परेचर वो कंज्यूम करे थे वैसे वैसे वो उनका प्रेशर बढ़ रहा था और एक पोजीशन ऐसी आई जब उनका वो बॉयल होने लगे, यानी इस पॉइंट को उन्होंने काट दिया था। लेकिन अब जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो क्या हुआ, और उतना ही टेम्परेचर दे रहे हैं, पहला जितना दे रहे थे जितना यहाँ दे रहे थे, तो अब क्या होगा, अब इनमें आधे पार्टिकल्स किसके हैं, आधे पार्टिकल्स तो प्योर सॉल्वेंट के और आधे पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। तो पहले तो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स टेम्परेचर कंज्यूम कर रहे थे, अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी टेम्परेचर पर कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज करो हमने जब इसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे दिया था तो सारा 100 डिग्री किसको मिला था, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जब हम इसे 100 डिग्री दे रहे हैं तो सारा टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को नहीं मिल रहा है, और किसको मिल रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को भी मिल रहा है। सपोज करते हैं कि 100 में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अब मिल रहा है 94 डिग्री सेल्सियस, और 6 डिग्री टेम्परेचर कौन कंज्यूम कर रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। 6 डिग्री टेम्परेचर कौन कंज्यूम कर रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, 6 डिग्री। अब अगर 6 डिग्री सॉल्यूट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के हिस्से में कितना आया, केवल 94। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कब बॉयल होंगे, जब वो कहां पहुंच जाएंगे, 100 पे। तो इसको कितना देना पड़ेगा, +6 और देना पड़ेगा। तो +6 तो यहां दिया, तब तो ये हुआ 100, और +6 एक 6 टेम्परेचर सॉल्यूट ने भी गेन कर लिया। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया सॉल्यूशन का, टोटल टेम्परेचर हो गया 106। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, किससे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। और जितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बढ़ता है, जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब ग्राफिकल समझाता हूँ मैं इसी बात को आपको। हमने अभी ये ग्राफ बनाया था, इसके लिए तो ये ग्राफ बनाया था सॉल्यूट के लिए। अब हम कह रहे हैं कि जैसे हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर जैसे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होगा, सरफेस, अभी पीछे हमने देखा था कि सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, और सॉल्यूट तो वेपराइज होगा नहीं, केवल सॉल्वेंट होगा। तो क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। अब पहले के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम हो गया होगा तो पहले रूम टेम्परेचर पर हमने कितना यहाँ वेपर प्रेशर दिखाया था, अब हम कह रहे हैं कि इस बार इसी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इतना वेपर प्रेशर तो होगा नहीं सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि केवल अब पहले क्या था, आप खुद देखिए, पहले जो ये प्रेशर डेवलप हो रहा था ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से हो रहा था। सरफेस पर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे जो प्रेशर डेवलप कर रहे थे रूम टेम्परेचर पर, तो हमने उस वेपर प्रेशर को इतना कंसीडर किया था। लेकिन इस बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स है, तो सॉल्यूट तो प्रेशर डेवलप करेगा नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो केवल सॉल्वेंट करेंगे। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, इससे कम। जब रूम टेम्परेचर पर इससे कम होगा तो हम सपोज कर रहे हैं इस बार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसे ए बोल रहे हैं जो कि सॉल्वेंट था, और सॉल्यूशन के केस को हम बोल रहे हैं बी। तो इस बार बी का जो वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो कम होगा रूम टेम्परेचर पर, इतना होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो 1 एटमॉस्फेरिक, ये वाला इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को काट देगा, और जब ये काट देगा तो यहाँ जो हमें टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ जो हमें टेम्परेचर मिलेगा ये क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन सा था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कह रहे थे, TB0, और सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं TB। तो यहाँ जो ये डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस है क्या है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, किसमें, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल TB से। तो क्या होगा, हम डेल TB को अगर यहाँ मैथमेटिकली देखें तो डेल TB इज इक्वल टू होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला प्रेशर माइनस कम वाला प्रेशर, ओ सॉरी ज़्यादा वाला बॉइलिंग पॉइंट माइनस कम वाला बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा, और ये जो चेंज आएगा दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में हमने कहा था कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर बराबर होता है उसी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या कंसीडर किया था कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे थे और इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर को कंसीडर कर रहे थे, और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। तो हमने एक कंसीडर करा कि ये प्रेशर, ये जो प्रेशर है पॉइंट है, ये लाइन 1 atm वाली लाइन है। हमने कहा कि जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा और रूम टेम्परेचर पर होगा, तो रूम टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हम कह रहे हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस, और उस समय कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, तो हमने वो यहाँ पॉइंट मान लिया था। अब हमने क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमें पता है प्रेशर बढ़ता है, तो हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा था, और बढ़ते 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 ये 1 atm की लाइन को जहाँ पर काटा और हमने इस टेम्परेचर को जहाँ मिलाया, तो ये क्या मिला हमें, हाँ ये मिला हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने क्या किया, उस सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी टेम्परेचर को गेन करने लगे, जिसकी वजह से जितना हिस्से में किसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के हिस्से में जो टेम्परेचर आने लगा था वो कुछ कंज्यूम सॉल्यूट भी करने लगे, तो हमें और टेम्परेचर देना पड़ा, और और टेम्परेचर देने पर टेम्परेचर पहले के कंपेरिजन में बढ़ गया, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो हमने कहा इनिशियल प्रेशर 25 डिग्री का, ये सपोज करो ये होगा, तो हमने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्यूशन के लिए वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ा, और होते होते ये इसने इस पॉइंट पर यहाँ काटा। जब इस पॉइंट से हम यहाँ टेम्परेचर को मेजर करा तो ये हमें एक पॉइंट मिला, और ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ था सॉल्यूशन के लिए और ये ग्राफ था सॉल्वेंट के लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इजीली अब समझ में आ गया होगा। तो और हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, डेल टीवी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज कहें तो क्या कह सकते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने अभी देखा कि ये सारा एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना या घटना हुआ है उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इसमें मिक्स होना। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मिक्स होने का मतलब है कि ये जो एलिवेशन आया है ये किसकी वजह से आया, सॉल्यूट के मिक्स होने की वजह से। तो हम कहेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के होगा। यानी जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालोगे उतना चेंज इन प्रेशर ज़्यादा आएगा, यानी एलिवेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। जितना आप सॉल्यूट कम डालोगे उतना एलिवेशन कम आएगा। अब सॉल्यूट क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं तो ये एक्टिव मास होता है, और एक्टिव मास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब बारी आती है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नोमैलिटी, मास परसेंटेज, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो हम एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ कंसीडर करते हैं। प्रैक्टिकली जब देखा तो हम ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पर मेजर करते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, यानी जिसका टेम्परेचर पर ना कोई इफेक्ट ना पड़ता। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, मोलैरिटी। तो हम क्या कंक्लूजन निकला, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। और मोलैरिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला है वही तो है मोलैरिटी। इसलिए हमने यहाँ मोलैरिटी कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हमने मोलैरिटी को कंसीडर किया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कंडीशन आ गई डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब हमें पता है मैथमेटिकली कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो डेल टी बी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा के बी इंटू एम। अब यहाँ जो के बी है, ये के बी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके लिए, फॉर सॉल्वेंट के लिए होता है। और इसको एक और नाम देते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस के बी को।
तो डेल टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम हो गया। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी एक कंडीशन तो हमारी ये है कि डेल टी वी इज इक्वल टू टी वी माइनस टी वी नॉट होता है, दूसरी कंडीशन है डेल टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम होता है। अब हमें पता है जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हम पढ़ के आए हैं, ये मोल्स हैं और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मोल्स को हम क्या पढ़ के आते हैं, मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं मोल्स की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाता है WB अपॉन MB और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। केजी में है, अगर ग्राम में करूं तो अपॉन 1000 और ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WB, जहाँ पर WB मास ऑफ सोल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, WA मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब ये मोलैलिटी आ गई हमारे पास। क्या मैं मोलैलिटी की वैल्यू को यहाँ पुट नहीं कर सकता? अगर मैं मोलैलिटी को यहाँ पुट कर दूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, यानी डेल टी वी इज इक्वल टू के बी और एम होता है, और एम की अगर मैं पुट कर दूँ ये वाली वैल्यू, तो क्या होगा, इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, दैट इज डेल टीवी। तो ये हो गया हमारे पास डेल टीवी के लिए फाइनल फॉर्मूला। और डेल टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, टीवी माइनस टीवी नॉट इज इक्वल टू केवी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये एक फॉर्मूला हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसको, फिर इसमें एक छोटे से टर्म और हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए मैं अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको रब कर रहा हूँ तो अभी हमने क्या किया, हमने एक फार्मूला निकाला। अब फार्मूला निकालने के बाद हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें और कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर होती हैं, आपके एकेडमिक लेवल पर नहीं होती हैं। ये जो के बी है, के बी इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, तो यहाँ से सबसे पहले तो आता है कि यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी तो आपके एकेडमिक पे भी पूछी जाती है। तो यूनिट ऑफ के बी क्या होता है, तो चलिए यूनिट ऑफ के बी निकालें तो कैसे होगा, हमारे पास डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। ठीक है, अगर मुझे के बी की यूनिट फाइंड करनी है तो के बी इज इक्वल टू, के बी को यहीं छोड़ूं तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी अपॉन एम, ये एम नीचे चला जाएगा। डेल टी बी एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, केल्विन में, और एम क्या है, मोलैलिटी, तो इसको क्या बोल दूँ, मोलर, केल्विन पर मोलर, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं इसको। अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो क्या बोल सकता हूँ, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, तो एक यूनिट तो ये हो गई। और अगर मैं इसको और डिफाइन करूँ तो के बी इज इक्वल टू, डेल टी बी तो टेम्परेचर है तो केल्विन अपॉन मोलैरिटी की यूनिट, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, तो यहाँ क्या लिख दूँ, मोल पर केजी, और ये केजी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इस तरीके से ये किसकी यूनिट आ जाती है, केबी की यूनिट आ जाती है। इस तरीके से केबी की ये यूनिट आ जाती है। चलिए ये आपने देखा। इसके बाद इससे आगे और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं इससे आगे का आपको काम वैसे कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है, वो मैं आपको हल्का सा यहाँ पर बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव लेवल पर यहाँ से केबी की वैल्यू, वैसे तो आपको तो केबी की वैल्यू फिक्स आपको न्यूमेरिकल में देगा, लेकिन कई बार अगर मैं केबी की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, और वो थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला एकेडमिक लेवल पर नीड नहीं होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि केबी इज इक्वल टू होता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल बी। केबी थर्मोडायनेमिकली ये इससे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से, जहाँ आर क्या होता है, तो आर होता है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, आर यहाँ पर होता है गैस कांस्टेंट, एल बी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में आती है ये लेटेंट हीट, यानी जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है जब कोई लिक्विड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक हिडन एनर्जी काम करती है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टीवी तो आपको पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा कोई वैल्यू हो तो हम वैल्यू रख के भी केबी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर होता है और ये थर्मोडायनेमिक का एक फॉर्मूला है।
वहीं पर अगर मैं और ज़्यादा इसके डेप्थ में जाऊँ तो ये जो LV है यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके लिए होता है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को निकालने का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन माइनस अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। तो होप आपको ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अभी आप ये कीजिए, फिर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। थैंक यू।